हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का सुबह आईएएस की आज की स्पेशल क्लास में। तो बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं कि यह क्लास आपको डेली 6 पीएम पर मिलेगी। 6 पीएम पर मिलेगी, इसलिए समय से जुड़ना आप मत भूलिएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के पीटी के पॉलिटी के 1996 के क्वेश्चन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें साफ समझ में आता है कि यूपीएससी संविधान और पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से किस तरह से प्रश्न पूछता है। इस क्लास में हम हर प्रश्न को समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे और यह भी जानेंगे कि सवाल फ्यूचर में किस तरह से रिपीट होते हैं, किस भाषा में रिपीट होते हैं। और बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी क्लास हेल्पफुल लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही सिविल सर्विस के जीएस के ओरिएंटेड कंटेंट के लिए सुबह आईएएस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, बिना किसी समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं पॉलिटी के 1996 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सबका, आप सबके सामने। तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है आप सबके सामने। आप सबके सामने सबसे पहला प्रश्न है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान सभा में उनका निर्वाचन किस समय हुआ था या किस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे है कि पश्चिम बंगाल से, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए कुल जो है कि 21 लोग चुने गए थे। 21 लोग जो है कि चुने गए थे। 21 लोग चुने गए थे, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर, मीनू मसानी, वीजी खेर, वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी और एस निजलिंगप्पा आदि प्रमुख थे। इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अगला प्रश्न है बच्चों आप सबके सामने। यह प्रश्न देखिए, नीचे दो कथन है जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। यहाँ पे दो कथन दिया गया है, उस कथन के आधार पे बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या कथन सही है, सही व्याख्या करता है। तो देखिए, सबसे पहले अल्पसंख्यक कथन। अल्पसंख्यक शब्द को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। आर है कि अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि संविधान के अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है और अल्पसंख्यक आयोग को एक संवैधानिक निकाय बताया गया है। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को इसमें क्या किया गया था, धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है उनको परिभाषित किया गया है। और यहीं पर देखें कि अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह बिल्कुल सही बात है क्योंकि यह सांविधिक निकाय है। अल्पसंख्यक आयोग जो है यह सांविधिक निकाय है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इस तरीके से बच्चों हम सब ने देखा प्रश्न संख्या 2। अब आप सबके सामने है अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आप सबके सामने, प्रश्न संख्या 3। 3 है, यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला है कि क्या प्रश्न है? किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे वाक वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। इस तरीके से अगर देखा जाए बच्चों, तो यह तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता या हम बाध्य नहीं कर सकते। क्यों? इससे उसकी वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा और इससे उसके अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। और राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य करने के लिए किसी भी तरह का कोई जो है कि कानूनी उपबंध नहीं किया गया है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3 तीनों सही है। तो इस प्रश्न को थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चों देखिए लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक केस आया था विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में चुप रहने के अधिकार को भी सम्मिलित माना है। चुप रहने के अधिकार को सम्मिलित माना है। चुप रहने के अधिकार को भी सम्मिलित माना है। इसी वाद में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत न्यायालय ने माना है कि किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसे राष्ट्रगान गाने की अनुमति नहीं देता, उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किंतु यदि वह राष्ट्रगान के समय आदर पूर्वक खड़ा होता है तो वह राष्ट्रगान में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करता है, तो उसे प्रिवेंशन ऑफ ऑनर एक्ट के अंतर्गत दोषी नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, अर्थात राष्ट्रीय गीत न गाना संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु महाभियोग अधिरूपण का भाग नहीं है? तो पहला, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें और राज्यों की विधान सभाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों की विधान सभाएं। जो राज्यों की विधान सभाएं, जैसे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग जो होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और क्या कहते हैं कि राज्यों की विधानसभाएं शामिल होती है। परंतु जब महाभियोग की बात आती है तो राज्यों की विधानसभाएं शामिल नहीं होती है। राज्यों की विधानसभाएं शामिल नहीं होती है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। महाभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद भाग लेती है, राज्य विधानमंडल नहीं। राज्य विधानमंडल को शामिल नहीं किया जाता है। अब इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है आप सबके सामने। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। तो पहला है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, जो कि एकदम सही बात है। और इस विषय में भारत के राष्ट्रपति से उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। यह गलत है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में उसके पास केवल सीमित शक्तियां होती हैं, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। यह स्टेटमेंट गलत है। तो बच्चों इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों है। तो इस तरीके से दोनों को सही माना जा सकता है। मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, यद्यपि उसे कुछ दलीय एवं क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सांसद होना भी अनिवार्य है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है।
वह व्यक्ति सदन के बाहर का भी हो सकता है, पर किंतु उसे 6 माह के भीतर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या है। बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं आप सबके सामने और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है तो उसका निर्णय, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय करता है, लेकिन उसका निर्णय किस शक्ति के अंतर्गत करता है, उसी शक्ति के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, ए है परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, दूसरा है बी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, तीसरा है सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी है संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत। तो बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए व्याख्या क्या है कि विवाद यदि संघ व एक राज्य या अधिक राज्यों के बीच हो, एक तरफ संघ हो, दूसरी तरफ राज्य हो, एक राज्य हो या फिर एक से अधिक राज्य हो, एक से अधिक राज्य हो, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी क्या है कि एक राज्य अधिक राज्य हो, एक तरफ संघ हो, एक तरफ राज्य हो या अधिक राज्य हो। तीसरी कंडीशन है एक राज्य या अधिक राज्य दूसरी तरफ से हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो, यानी सिर्फ दो राज्यों के बीच हो, दो से अधिक राज्यों के बीच हो। तो ऐसे विवादों को उच्चतम न्यायालय की आरंभिक यानी मूल अधिकारिता के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे आरंभिक भी आ सकता है, आरंभिक या मूल अधिकारिता के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है तो वह अधीन होता है, वह अधीन होता है, वह अधीन होता है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है, प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है तो वह किसके अधीन होता है। यहाँ पे पहला है कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट अधिकारिता के। बी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के और राज्य के राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के, इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से किसी भी रीट अधिकारिता के, किसी भी रीट अधिकारिता की। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपनी प्रशासनिक हैसियत से काम करते समय न्यायिक व्यक्ति नहीं होता है, वरना यह सामान्य प्रशासनिक व्यक्ति होता है जो कि सभी न्यायाधीशों की रीट अधिकारिता के अंतर्गत आता है, जो कि सभी न्यायाधीशों की रीट अधिकारिता के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बच्चों आप सबके सामने कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, सम्मिलित नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं किसके अंतर्गत नहीं होगा। पहला है कि मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, दूसरा है सत्र न्यायाधीश, तीसरा है अधिकरण न्यायाधीश, चौथा है लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्रम में आपका सही आंसर हो जाएगा सी अधिकरण न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अधिकरण न्यायाधीश संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के अनुच्छेद 236 236 ए के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत नगर जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश शामिल होते हैं, जबकि अधिकरण न्यायाधीश शामिल नहीं होता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है और यह हमारा लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का। तो देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है। तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, उसी को देखते हैं। क्या संरचना है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, और ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय शासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन की त्रिसंरचना का प्रावधान किया गया है। एक तो ग्राम स्तर पर, दूसरा खंड स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन लाया गया था आपका 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इसके अनुसार सबसे पहले निचले ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया, और जिसका मुख्य अधिकारी प्रधान मुखिया सरपंच होता है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक 9 ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य होते हैं। 2000 है तो 11 सदस्य होते हैं। अगर 3000 की है तो 13 सदस्य होते हैं। 3000 से एबव है तो 15 सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य जो होते हैं। वहीं दूसरी स्तर पे बात की गई है मध्यवर्ती अर्थात खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत का प्रावधान होता है। खंड यानी ब्लॉक स्तर पर तो ब्लॉक प्रमुख होता है, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सी है सबसे उच्च अर्थात जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है, जिसका प्रमुख अधिकारी होता है जिला पंचायत अध्यक्ष या चेयरमैन, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इस तरीके से जो है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सी। तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त होती है। आज की क्लास में हम सब ने यूपीएससी प्रीलिम्स के 1996 के पॉलिटी के पीवाईक्यू देखे और कॉन्सेप्ट के साथ समझा। कॉन्सेप्ट के साथ समझा। उम्मीद है कि आपको यह क्लास क्लियर और यूजफुल लगी होगी। बच्चों याद रखिए, पीवाईक्यू पढ़ने का मतलब होता है यूपीएससी की सोच को समझना। ऐसा करके आप जरूर देखिएगा। अगर आप इन सवालों को सही तरीके से समझ लेते हैं तो प्रीलिम्स में पॉलिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही यूपीएससी पीसीएस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस के लिए सुबह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए पीआईक्यू के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने लक्ष्य पर भरोसा रखिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।